आपके नेता तेजस्वी यादव पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने बीजेपी से समझौता कर लिया है और डमी कैंडिडेट को उतारा है, जिसकी वजह से आरजेडी या गठबंधन की जीत नहीं होगी, बीजेपी की जीत। तस्लीमुद्दीन साहब के नाम से लगा कि भाई तस्लीमुद्दीन नहीं, लेकिन साहब का बेटा आरजेडी खड़ा के उम्मीदवार को, और सरफराज आलम आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे 2018 में, उपचुनाव लोकसभा का जीत गए थे, 19 में हार गए। तो आरजेडी के उम्मीदवार कांग्रेस को उम्मीदवार उतारने नहीं दिया, अपना उम्मीदवार उतारा और उसकी वजह से अब पूर्णिया सीट भी हार रहे हैं। आप बता देते हैं, लालू पप्पू यादव जी हमेशा पार्टियां बदलते रहते हैं, तो उनको सपना आता रहता है पप्पू जी को मुख्यमंत्री बनने का, प्रधानमंत्री बनने का। अभी तो कल कह रहे थे वीडियो में कि हमारा आरएसएस से भी बात होता है, देखे कि नहीं वीडियो? आपके नेता, आपकी पार्टी आरजेडी हमेशा न्याय सम्मान की या जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी की बात करती है। आप लोगों ने 26 टिकट में से सिर्फ 2 मुसलमान को टिकट दिया। 26 नहीं 23, 26 नहीं 23, 3 आप ही के खाते से गए उधर? जी, मेरे खाते से गए हैं। तो वो तो पार्टी को गया, किसी व्यक्ति को नहीं गया वो सीट। सैनियों की पार्टी को गया। हाँ, किसी भी। शहाबुद्दीन साहब ने भी इस बात को कहा था, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। उनकी मौत के बाद नहीं दिखा। नहीं, गलत। कैसे नहीं? जो उनके घर पर भी नहीं गए अच्छा, ताज़ियत के बिल्कुल लिए। गए थे, बिल्कुल गए थे, ताज़ियत के लिए गए उनके घर पर। आप सुनिए, कहा ना, जैसे राज्यसभा क्यों नहीं भेज दिया उनको आप लोगों ने? नहीं, 2 मरतबा, और उन्होंने यही कहा वो वाशिंग कि मशीन मुसलमानों में की हकमारी की गई है। वाशिंग मशीन में गए, वाशिंग मशीन, अपने संपत्ति को अपने वाशिंग मशीन में जाते हैं ना बचाने के लिए। मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और इस वक्त मौजूद हूं पूर्णिया की सरजमीन पर हिंदुस्तान में चुनाव की चर्चा है और बिहार यूपी पर हमेशा नज़र रहती है। बिहार में आरजेडी पूरी कुव्वत के साथ चुनाव लड़ रही है। मेरे साथ मौजूद हैं आरजेडी के सीनियर लीडर और एमएलसी कारी सुहैब साहब। कई सारे एतराज़ हैं, कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मैं खुद पूर्णिया में मौजूद हूँ। एक जगह जा रहे हैं कारी सुहैब लोगों से बातचीत करने कि कैसे यहाँ की जो त्रिकोणीय लड़ाई है या जो वोटर्स है उनको महागठबंधन की तरफ शिफ्ट करना है। कारी सुहैब साहब, आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, पूरा गठबंधन 40 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। 40 में से कितनी सीटों पर जीत मिलेगी आप लोगों को? मैंने पहले भी कहा था कि 2004 दोहराएगा। मैं पहले भी कहा था कई मीडिया में, 2004 एकदम दोहराएगा। जो पूरे बिहार पर जो ग्राउंड पर जो रियलिटी है, आपने शायद देखा होगा दैनिक भास्कर जी का जो सर्वे आया है। हालांकि उस अखबार को सब लोग मानते हैं कि वो एक पक्षीय अखबार है, किसी एक पक्ष में वो खड़ा रहता है, जो खबरें आती हैं वो दिखता है। लेकिन हम लोग ये सोच भी रहे हैं कि पता नहीं अखबार को बंद कर दिया जाएगा या क्या होगा। उसने जो नेचुरल सर्वे जारी कर दिया है, जो बिहार में 34 सीट महागठबंधन को आ रही है, आपने देखा है कि नहीं देखा पता नहीं। आरजेडी को 2004 में 24 सीट आई थी। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं। तो इस बार आएगी? नहीं, तो मैं ओवरऑल गठबंधन की बात हम कर रहे हैं कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि 2004 दोहरा जाएगा। जो अंडर करंट है, लोग परेशान हैं, हर आदमी तबाह है। बेरोजगार से नौजवान परेशान है, महंगाई से औरतें परेशान हैं। उसके बाद जो है दलित पर जो अत्याचार हो रहा है, जो आरएसएस के लोग खुलेआम बोल रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, कचरा को निकालेंगे। तो कचरा किसको कह रहे हैं? वो कचरा दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यक यही को तो कचरा समझते हैं। वो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, वंश ऑफ थॉट को लागू करना चाहते हैं इस देश में। तो तमाम लोग इस बात को समझ रहे हैं। गैस सिलेंडर पहले 400 रुपये था, अब इन्होंने इतना सस्ता कर दिया है कि 1100 रुपये पड़ गया है। पेट्रोल डीजल 60-65 रुपये था पहले, इन्होंने वादा किए थे कि हम इसको सस्ता कर देंगे, तो इतना सस्ता कर दिया है कि 100 पार कर गया है। तो तमाम खाने पीने की चीज़ें, किसान परेशान है, बदहाल है, खाद की कीमत काफ़ी बढ़ गई है। आप कह रहे हैं कि आपका जो मैनिफेस्टो आया था कि 200 रुपये यूनिट, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हाँ, बिल्कुल। गैस सिलेंडर 500 रुपये का, तो इन वादों की वजह से आवाम का वोट मिलेगा आपको? नहीं, पहले भी तेजस्वी यादव पर लोग भरोसा कर रहे हैं, लालू जी पर। एक तो विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ गांधी, अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, लोहिया की का विचारधारा है, और दूसरी तरफ गोडसे का विचारधारा है। आपके नेता तेजस्वी यादव पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने बीजेपी से समझौता कर लिया है और डमी कैंडिडेट को उतारा है, जिसकी वजह से आरजेडी या गठबंधन की जीत नहीं होगी, बीजेपी की जीत आसान हो जाएगी। ये तो मजाक वाली बात है, पूरी दुनिया जानती है। ये एक भाजपा के लोगों के जो लोग हैं उस तरह की बात कह के कन्फ्यूज़न पैदा करना चाहते हैं। ये दुनिया जानती है कि इस देश में अगर सबसे ज़्यादा भाजपा से कोई लड़ रहा है तो तेजस्वी यादव, लालू यादव का परिवार लड़ रहा है। और भाजपा भी जानती है कि भाजपा की बेसैले दांत को तोड़ने का मादा किसी में है तो वो सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी में है। आप देखिए कि जब हमारे पास सिर्फ 22 सीट थी और जेडीयू और भाजपा जब अलग हो गई थी 14 में,
तो बीजेपी ने बहुत कोशिश किया, बड़े बड़े दावे थे, बड़े बड़े ऑफर थे कि भाई किसी तरह से भी मतलब भाजपा से गठबंधन हो जाए तो 14 के चुनाव में लालू जी के सारे केस खत्म हो जाएंगे, सब कुछ बहुत सारे लालचें दी गई। लेकिन चूंकि हमारी पार्टी, हमारे नेता विचारधारा के इतने मजबूत हैं कि उन लोगों को बैठने तक नहीं दिया। अगर आप ऐसा करना ही होता तो क्यों लालू जी जेल में रहते? आखिर जेल में क्यों रहते? वो 3.5 साल जेल में, उतनी किडनी खराब हो गई, क्यों खराब हो गई? 3.5 साल जेल में एक 75 साल के बूढ़े को रखा गया और इतना प्रताड़ित किया, उनकी अजियत दी गई इतनी कि उनका शुगर बढ़ गया, कई तरह की बीमारी हो गई, किडनी खराब हो गया। वो तो बेटी की उनकी मुबारकबाद है जिसने अपनी किडनी देकर दूसरी जिंदगी लालू प्रसाद यादव। तो फिर क्यों डमी कैंडिडेट आपने उतारा? सब लोग कह रहे हैं, अररिया के लोग कह रहे हैं कि सरफराज आलम को उम्मीदवार बनाया जाता, वो सीट निकल जाती, अब बीजेपी की सीट देखिए एक बात समझिए, पार्टी अपने हिसाब से सर्वे करती है और तस्लीमुद्दीन साहब के बेटा दोनों हैं, सरफराज आलम और शहनवाज आलम। और आपको याद होगा कि पार्टी ने इसी प्रेशर में एमएलए का टिकट दिया था उनको, लेकिन जीता कौन? शाहनवाज जीत गए। एमआईएम के टिकट पर एमआईएम को कोई नहीं है, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, एमआईएम को कोई नहीं पूछ रहा, एमआईएम का कोई कैंडिडेट नहीं है, कोई वोटर नहीं, कुछ नहीं है। 5 उम्मीदवार जीते थे एमआईएम के। सुनिए, हम बता रहे हैं, वो तस्लीमुद्दीन साहब का बेटा जब खड़ा हो गया ना, तो तस्लीमुद्दीन साहब गांधी कहलाते थे, सीमांत गांधी कहलाते थे। तो तस्लीमुद्दीन साहब का बेटा जब खड़ा हो गया तो पूरे सीमांचल का लोग जो है ना, उसमें मतलब तस्लीमुद्दीन साहब से एक ऐसा रिश्ता रहा है मरहूम से कि पूरे सीमांचल का लोग वोट देने लगा और वहाँ जीत गए। शाहनवाज साहब भी जीते और भी उम्मीदवार जीते और कोई अख्तरुल ईमान साहब जीते, वो एमआईएम नहीं जीता है। अख्तरुल ईमान साहब की अपनी एक छवि है, मतलब अख्तरुल ईमान को मानते हैं कि उनकी एक छवि है, वो राजद की वजह से, राजद ने उनको, हाँ वही बता रहे पहले थे राजद, चूंकि नहीं लगातार राजद ने उनको नेता बनाया। क्या थे उससे पहले? वो कुछ नहीं थे। राष्ट्रीय जनता दल ने उनको नेता बनाया, लीडर बनाया, उनको तरजीह दी, अब वो खड़े हुए और भी लोग हमारे खड़े हुए, तो वो एमआईएम का कोई ऐसा वजूद नहीं। तस्लीमुद्दीन साहब का बेटा अगर नहीं चुनाव लड़ता तो अख्तरुल ईमान साहब भी चुनाव हार जाते। सारे लोग, कोई नहीं जीतता। तस्लीमुद्दीन साहब के नाम से लगा कि भाई तस्लीमुद्दीन नहीं, लेकिन आरजेडी के उम्मीदवार को, और सरफराज आलम आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, 2018 में उपचुनाव लोकसभा का जीत गए थे, 19 में हार गए, तो आरजेडी के उम्मीदवार, आप खुद आ रहे हैं अपनी जगह पर, वही कह रहा हूँ कि पार्टी ने सर्वे किया और इनको बेहतर को लगा कि लोगों के आवाम में, सभी समाज में शाहनवाज आलम ज्यादा बेहतर उम्मीदवार होंगे, तो सरफराज आलम को फिर आइंदा विधानसभा में चुनाव लड़ाया जाएगा, विधानसभा में लड़ाया जाएगा, एकदम लड़ाया जाएगा। पूर्णिया लोकसभा के लिए अब लगातार कोशिश कर रहे हैं। पूर्णिया लोकसभा सीट के बारे में लोगों का मानना था कि पप्पू यादव ने कांग्रेस ज्वाइन किया था, कांग्रेस पहले भी यहाँ से अपना उम्मीदवार उतारती रही है, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आरजेडी ने कांग्रेस को उम्मीदवार उतारने नहीं दिया, अपना उम्मीदवार उतारा और उसकी वजह से अब पूर्णिया सीट भी हार रहे हैं? आप बता देते हैं, पप्पू यादव जी हमेशा पार्टियां बदलते रहते हैं। आपने कितनी पार्टी बनाया, खत्म किया, फिर बनाया, फिर उस पार्टी इस पार्टी करते रहे। पहले भी गड़बड़ किया, लेकिन बाद में 2014 के चुनाव से पहले जाके आदरणीय लालू यादव जी से उन्होंने माफ़ी मांगा, पैर पकड़ के माफ़ी मांगा है। पिता के साथ गए थे वो लालू, यही तेजस्वी जी उनको कहने वाले हैं कि चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, आप मान लिया, तो उनको माफ़ किया गया, टिकट दिया गया, वो चुनाव जीते और वादा किया था कि अब से कभी कोई गलती नहीं होगी। चुनाव जीतने के 6 महीने के बाद बगावत कर दिया बिना किसी कारण के। तो उनको सपना आता रहता है पप्पू जी को मुख्यमंत्री बनने का, प्रधानमंत्री बनने का। अभी तो कल कह रहे थे वीडियो में कि हमारा आरएसएस से भी बात होता है, देखे कि नहीं वीडियो? देखे नहीं देखे, मैं दिखा दूं आपको, देख लीजिए। वो खुलेआम कह रहे हैं कि हमारी तो बात आरएसएस से भी होती है, हमको आरएसएस का लोग भी मदद कर रहा है, तो आप देख ही लीजिए। बीजेपी टोटली हमारे साथ है, सब बीजेपी आरएसएस हमको सपोर्ट कर रहा है। आरएसएस का हेड का फोन आया था, सब हमको सपोर्ट कर रहा है। ये भी का वीडियो है, पहले का, परसों का, आशीर्वाद मिल गया, सबका आशीर्वाद है आरएसएस का। लेकिन ये तो ये भी कह रहे पप्पू यादव कि हमको राहुल गांधी का भी आशीर्वाद है, प्रियंका गांधी का भी आशीर्वाद है। जब ये पार्टी ज्वाइन किए थे कांग्रेस, उससे पहले वही कट गई बात। लालू जी ने कहा कि, इन्होंने कहा कि हम पूर्णिया लड़ेंगे, मेरे बेटा को सुपौल लड़ा दीजिए, बाप बेटा दोनों का टिकट चाहिए था इनको, पप्पू यादव जी। तो लालू जी ने कहा कि देखो पूर्णिया हम बोल दिए बीमा भारती को, वहाँ कोई जीतता उतना नहीं, अपनी माँ को भी खड़ा करके यहाँ देख चुके हैं, 2 लाख आते आते हप गए। तो यहाँ जो ऐसा समीकरण, जो मेन वोट था यहाँ 22 और अमोड़ को किशनगंज में काट दिया
तो काट के उधर दे दिया। तो यहाँ जो वोट ही नहीं है उतना कि खाली एक दो बिरादरी से वोट तो होगा नहीं, यानी मुसलमान और यादव से नहीं तीसरा होता। वोट, ठीक है ना, या यादव का वोट 1.5 लाख भी नहीं है, तो एक तीसरा वोट अति पिछड़ा का बहुत बड़ा वोट है, 7.5 लाख वोट है यहाँ। तो लालू जी ने एक हिकमत के साथ यादव को देते थे नवादा, वहाँ उन्होंने काट के कुशवाहा दिया, वो हम लोग जीत रहे हैं। राजपूत समाज के लड़ते थे औरंगाबाद, वहाँ हम लोग हार जाते थे, वहाँ उसको काट के कुशवाहा को दिया, वहाँ हम लोग जीत रहे हैं। मुंगेर में भूमिहार को लड़ाते थे, वहाँ उसको काट करके धानुक को लड़ा दिया, वहाँ जीत रहे हैं। सुपौल में जादव लड़ते थे, वहाँ काट के शर्मा को लड़ाया गया, वहाँ हम लोग जीत रहे हैं। इस तरह से पूर्णिया में भी हुआ कि अगर सीमांचल में मुसलमानों के बाद सबसे बड़ी आबादी अति पिछड़ा समाज की है, तो अति पिछड़ा यहाँ जीतेगी लड़ी है, तो इसका फ़ायदा हमको कटिहार में भी मिलेगा, इसका फ़ायदा हमको अररिया में मिलेगा, इसका फ़ायदा हमको मधुबनी में बहुत बड़ी आबादी अति पिछड़े समाज की है, झंझारपुर में भी है, ये हमको मिलेगा। तो राजनीति तो समीकरण का खेल होता है ना, आप जैसे सेट करते हैं। आपकी तो पार्टी पूरी सुन लिया जाए, तो इसलिए बीमा भारती को लड़ाया गया, और बीमा भारती जब एमपी हो जाएगी तो सीमांचल में 24 सीट है। जब अति पिछड़ा मुसलमान यादव के साथ चढ़ जाएगा, अति पिछड़ा भी हो जाएगा एक साथ, तो भाजपा का खाता भी खुलेगा का? ये तो लालू जी और तेजस्वी जी का ने एक ऐसा विषाद बिछाया है कि बीजेपी एकदम मतलब क्या करे, परेशान है। 2025 की भी प्लानिंग है। नहीं, मतलब वो एक राजनीति तो ऐसे ही होती है ना, 24 भी जीतेंगे 25 भी जीतेंगे। तो उसने पप्पू यादव को पंप किया। पप्पू यादव अगर वाकई सेकुलरिज्म की बात करते, वाकई उनको संविधान की चिंता होती, फिक्र होती, वाकई उनकी मुसलमानों की फिक्र थी उनको, तो वो जाके मधेपुरा से लड़ते चुनाव। वो तो तैयार ही थी पार्टी देने के लिए, ये सीट तो पहले ही कांग्रेस से मधेपुरा से पार्टी तैयार थी देने को। सब लोग कांग्रेस भी के सब लोग कांग्रेस तो वो अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हमको कहा जा रहा है मधेपुरा लड़ने के लिए। लालू जी ने कहा कि हम वहाँ बीमा को दे चुके हैं, तो मधेपुरा आके लड़ लो। कहा कि हम सोचने का वक्त दीजिए, और सुबह जाके वहाँ ज्वाइन कर लिया। तो कांग्रेस हमारा गठबंधन है, किसी व्यक्ति के लिए गठबंधन नहीं होता है। तो कांग्रेस हम लोग मिल करके मान लिया यहाँ ये सीट तो बढ़ चुकी थी, ऐलान बाद में हुआ, लेकिन तय हो चुका था। तो भाई उनको अगर ये चिंता होती संविधान की, मुसलमान की, देश की, लोकतंत्र की, तो वो जाके या तो मधेपुरा लड़ते, या उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने, अभी तो कांग्रेस में नहीं है वो, लेकिन कांग्रेस में एक आध दिन के लिए गए थे, तो मान लिया उनकी वाइफ को तो कांग्रेस राज्यसभा बनाया ही है। किस कारण से बनाया? कोई कारण तो नहीं है, लेकिन फिर भी बना दिया। तो कांग्रेस जाने क्यों बना? हाँ वही तो, फिर भी बना दिया। तो उनको सोचना चाहिए कि जब देश बचाने की लड़ाई है, हम ये तो मधेपुरा लड़े, या उनको अगर लगता था कि मधेपुरा हम नहीं जीतेंगे, तो कम से कम चलते देश बचाने के लिए पूरे बिहार घूमते, महागठबंधन की मदद करती पूरे देश में। जब केंद्र सरकार, आप विधानसभा चुनाव लड़े थे मधेपुरा में, जमानत जब्त हो गई, जहाँ 1.5 लाख वोट यादव समाज का, वहाँ आपकी जमानत जब्त हो जाती है। आप लोकसभा चुनाव लड़ने आ गए यहाँ, तो आपको पता था कि जनता ने हमको रिजेक्ट कर दिया है, तो आप महागठबंधन की मदद करते, भाजपा के खिलाफ लड़ते। लेकिन आप तो खुद कह रहे हैं कि हमको आरएसएस ने फोन किया है। वो तो कह रहे हैं कि हम यहाँ से जीते हुए कई मरतबा, हमारा घर है, ये घर है। अच्छा, घर तक कहाँ थे 20 साल? यही जनता ने आपको 2020 में रिजेक्ट कर दिया ना। अभी ताज़ा बात हो, कोई बहुत दूर की बात तो है नहीं। तो जनता जो है सब समझती है कि भाजपा जिसको फंडिंग करता, 2015 में नरेंद्र मोदी से मिल के आए थे ना, दुनिया जानती है, और उससे फंडिंग लेके हेलीकॉप्टर से खेते खेते उड़ा रहे थे ना। इतने उनको टेंशन था कि तेजस्वी यादव को हरावे। इनको तेजस्वी यादव से ऐसी एलर्जी है कि उसके चक्कर में ये सबको ख़त्म कर देंगे। ये मुसलमान की बात करते हैं, पोटा लागू हुआ था, ये निर्दलीय थे, इसी पूर्णिया से जीते हुए। पोटा कानून जिसकी वजह से हज़ारों मुल्क के मुसलमानों का घर तबाह हुआ, बर्बाद हो गए, न जाने कौन कौन सी अजियती झेलनी पड़ी, आप देख रहे हैं। प्राइवेट पार्ट्स में तार का करंट लगाया जाता था, सारी चीज़ें सामने हैं। उस पोटा कानून को पास नहीं होने देने के लिए सब लोग एटी चोटी का जोर लगाए हुए थे। वैसे हालात में जब वोट घटा, नहीं पास हो रहा था, तो यही पप्पू यादव ने उसको मदद करके पोटा कानून पास करवाया था। क्या उसके जिम्मेदारी पप्पू यादव लेंगे कि मैंने गलती किया था, मुझे माफ़ कर दिया जाए? क्या ये भाजपा का काम नहीं कर रहे हैं? हमको एक काम बताइए, 15 में हराने के लिए, बीजेपी को जिताने के लिए पूरी मेहनत की, 20 में इन्होंने फिर वही काम किया। कई सीट हम लोग वैसा हारे जो इन्होंने हराने का काम किया। उस वक्त भी लालू जी इनके साथ अलायंस करने को तैयार थे। उस वक्त भी इनको 15 में कहा गया, 20 में कहा गया था, 20 में भी इनको सीट दी जा रही थी, लेकिन इन्होंने अपना नहीं लिया। बस इतना सीट बोल देना है कि गठबंधन नहीं हो। एक तरफ अखलाक साहब ये लोग लालू जी से बात कर रहे थे, या दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लालू जी को गरिया रहे थे। ये तो दिन रात लालू जी तेजस्वी जी को, राजद को गरियाते रहते हैं। और सबको, अब पूर्णिया में देख लीजिए, ये जो भी लोग राजद का प्रचार करता है उसको फोन करके धमकी देते हैं कि हमने रहे के छो, इतना रहे के छो, 26 के बाद देख ले, वो ना करवो, वो ना करवो। आप लोकतंत्र में धमकी दे रहे हैं। तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, पता कर लीजिए आप।
हमारे साथ एक वर्कर बैठा हुआ था, उसको फोन करके धमकी दे रहे थे। वो कारी के लिए को घूम रहा है, हमारे नाम को भी सही से नहीं लिया। मैं कारी मेरा नाम नहीं है, कारी साहब लक़ब कम है। से कम बोलना चाहिए। जी, तो वो अगर हमारे नाम को उसने ये तो टेढ़ा करके ओहदा गरिया है के ना। बोला है, करिया कारी बोल रहा है, तो पूरे समाज को इस बात को सोचना चाहिए कि किसको बोल रहा है। कारी हनीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, कारी नसीम साहब रहमतुल्लाह अलैह, नहीं, कारी तो बाज़ाब्ता ओहदे का कारी नाम है, कुरान मसलन का, मौलाना कुरान की तिलावत करने वाले कुरान को कारी के तो जो क़िरात से पढ़ने वाले को कारी कहते हैं, उसका एक कोर्स होता है। हमारा नाम सुहैब है, तुम कैसे किसी को करोगे भाई? तो इसलिए चूंकि इनके दिल में कोई इज्जत उज्जत नहीं है, ये मुसलमानों को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं, भाजपा के एजेंडे को लागू करना चाहते हैं। भाजपा जानती है कि भाजपा की बिसलेदात को तोड़ने का मादा सिर्फ लालू यादव में है, तेजस्वी यादव में है। ये तो भाजपा जानती है कि मुसलमान वोट हमको नहीं मिलेगा, तो मुसलमान वोट को बांट दो। तो इस मरतबा भी आप लोग मुसलमानों का वोट भाजपा का डर दिखाकर, आरएसएस का खौफ दिखाकर लेना चाह रहे हैं। नहीं, ये इल्जाम सरासर गलत है। नहीं, आप खुद ये जो चुनाव है, अब हम क्या बोल रहे हैं? भाजपा खुलेआम बोल रहा है कि संविधान को बदलेंगे। ये आप नहीं जान रहे हैं, आपको खतरा नहीं है, संविधान बदल जाएगा तो आप हम सवाल करने के लायक रहेंगे। शम्स साहब, आप ये बताइए कि अगर भाजपा जो कह रही है संविधान बदलने का, आप संविधान अगर बदल जाएगा तो आप सवाल करने के लायक रहेंगे? भाजपा जो चाह रही है वो कर रही है। आप वोट डाल रहे हैं लोग, लेकिन ये पार्टियां रोकने में नाकाम है। तो कैसे रोकने में? बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बन गया, कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार में लालू यादव उसको रोक के रखे हुए हैं। बिहार में लालू यादव रोक के रखे हुए हैं। और जिस तरह एडवाणी के रथ को लालू यादव ने रोका था ना, मोदी के रथ को तेजस्वी यादव और लालू यादव के आशीर्वाद से जरूर रोकेंगे। मैं आपको एक आखिरी सवाल, आपके नेता, आपकी पार्टी आरजेडी हमेशा न्याय सम्मान की या जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी की बात करती है। आप लोगों ने 26 टिकट में से सिर्फ 2 मुसलमान को टिकट दिया। 26 नहीं 23, 26 नहीं 23, 3 आप ही के खाते से गए उधर? जी, मेरे खाते से गए हैं। तो वो तो पार्टी को गया, किसी व्यक्ति को नहीं गया वो सीट। सैनियों की पार्टी को गया है। हाँ, किसी भी पार्टी, उससे मतलब नहीं। पार्टी अलायंस में सारे लोग कह रहे थे अलायंस में लीजिए, नहीं लेते तो यही कहते कि भाई तेजस्वी यादव आरएसएस से मिल गया है, पार्टी का अलायंस नहीं कर रहा है। तो बहरहाल 23 सीट हमारी है। 23 सीट में पिछली बार हम लोगों ने 5 लड़ाया था, इस बार भी हमको लड़ाना ही था। बेगूसराय सीट, वो भी राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन हुआ, सीपीआई को वो सीट गया, एक दबाव होता है। इस बार अगर हमारी पार्टी लड़ती तो फिर वहाँ तनवीर साहब लड़ते, उनको कहा भी हुआ था। लेकिन चूंकि वो सीट सीपीआई को चली गई, अब सीपीआई ने किसको दिया, किसी मुसलमान को नहीं दिया, तो ये गलती सीपीआई की है, हमारी नहीं है। नहीं, आप पूरी बात सुनिए ना। जो सीट लड़ी थी वो कह रहे हैं, तो सीपीआई ने किसको दिया वो उसका मामला है। हमको ये सीपीआई को दिया। उसके बाद हम लोग लड़े थे एक अररिया, तो अररिया हमने दिया। उसके बाद हम लोग लड़े थे दरभंगा लड़े थे, तो दरभंगा के बजाय मधुबनी दिया। और दरभंगा खाली नहीं छोड़ा, दरभंगा में दूसरा कैंडिडेट दिया, तो वहाँ से जो उम्मीदवार थे पिछली बार हमारे थे, उनको एमएलसी बना दिया गया। मतलब लोकसभा चुनाव, अब्दुल-बारी सिद्दीकी, लोकसभा चुनाव जितना श्योर नहीं होता है, लेकिन एमएलसी हो जाना श्योर होता है कि भाई आपकी आवाज़ पहुँच गई वहाँ, उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है। तो मतलब एक सीट पिछली बार लड़ाए थे, तो दूसरे फातिमी साहब को लड़ाया गया, और सिद्दीकी साहब जो लड़े थे उनके ख्वाहिश के मुताबिक उनको एमएलसी बना दिया गया। उसके बाद आ जाइए आप 3-4 हो गए। उसके बाद शिवहर हम लड़े थे। शिवहर के तमाम मुसलमानों ने हमसे भी और लालू यादव से भी समाज जिम्मेदारों ने मिलकर कहा कि भाई हम लोग हारते हारते थक गए हैं, वहाँ किसी राजपूत को लड़ाइए, अगर वैश्य भाजपा लड़ाता है तो, और अगर वो वैश्य लड़ाता है तो आप राजपूत को लड़ाइए। समीकरण के हिसाब से तो हम लोग जीतेंगे। हम लोग परेशान हो गए। तो फिर पार्टी ने ये सोचा कि भाई लड़ाना तो होगा, तो फिर पहले से वहाँ शिवहर से एक फारूक साहब एमएलसी थे ही, लेकिन पिछली बार जो हमारे उम्मीदवार थे, जो तकरीबन 3.5 लाख वोट से हार गए थे, बड़ा फासला था, तो उनको भी लालू जी ने एमएलसी बना दिया, और तब वो सीट वहाँ रितु जायसवाल को दी गई। बस समझिए, हिस्सेदारी ख़त्म नहीं हुई, हिस्सेदारी को दूसरी तरह से दिया गया। उसके बाद आ जाइए सीवान लड़े थे हम। सीवान में भी कई बार कोशिश किया गया, है ना मैडम को कहा गया, क्योंकि शहाबुद्दीन साहब से हमारे दल का जज्बाती रिश्ता है, फैमिली मेंबर दोनों, उस परिवार का एक अलग रिश्ता है, अभी है और जिंदगी भर रहेगा। शहाबुद्दीन साहब ने भी इस बात को कहा था, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। उनकी मौत के बाद नहीं दिखा। नहीं, गलत। कैसे नहीं? जो उनके घर पर भी नहीं गए, ताज़ियत के लिए बिल्कुल गए थे, बिल्कुल गए थे, ताज़ियत के लिए गए उनके घर पर। आप सुनिए, तेज प्रताप जी गए थे, सब लोग गए थे, तेजस्वी जी। हाँ, और उनके तेजस्वी जी, उनके बेटा और बेटी की जब शादी हुई तो उन लोगों ने सबको दावत दिया,
कोई ऐसे लोग नहीं थे जिनको दावत नहीं गई, बिहार से लेकर दिल्ली और मुंबई सब लोग, कोई नहीं गया। बिहार सरकार का अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव जी गए। और सिर्फ गए ही नहीं, हर तरह से गए, हर तरह से गए। और बेटा के भी बारात गए और बेटी के भी निकाह में गए, और एक ही हफ्ते के फासले में था, फिर भी गए। पटना से सिवान कितना दूर है, नेता का बहुत हैट्रिक शेड्यूल होता है, फिर भी वो अपनी फैमिली समझते। बताइए कोई ऐसा गया हो किसी और के यहाँ वो गए हों, लेकिन वहाँ गए। हैना मैडम बीमार पड़ी, वहाँ पारस में एडमिट हुई, मीसा जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, सब लोग गए देखने के लिए। तो रिश्ता और कहाँ कहलाता है, रिश्ता और कहाँ तो कहलाता फिर है। क्या हुआ कि हैना मैडम चुनाव नहीं लड़ रही आरजेडी के? वही तो बता रहे हैं, उनको कई बार कहा गया चुनाव लड़ने के लिए, उन्होंने कहा कि नहीं हम निर्दलीय लड़ेंगे, चूँकि कई वोट ऐसे हैं जो राजद के सिंबल पर हम लड़ते हैं तो हमको नहीं मिलता है, राजद के सिंबल पर नहीं रहेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे तो हमको वो वोट मिलेगा, तो चुनाव लड़ने के बाद फिर हम लोग बात करेंगे। तो उन्होंने एक हिकमत के साथ कहा कि हम वो ऐसे वोट हैं जो राजद के सिंबल पे लड़ेंगे तो हमको नहीं मिलेगा। उनको ये एतमाद है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। वो तो हर आदमी अपनी रणनीति के हिसाब से लड़ता है, तो उनको कहा तो गया, पार्टी ने उनको कहा ना। जैसे राज्यसभा क्यों नहीं भेज दिया उनको आप लोगों ने? नहीं, 2 मरतबा चुनाव नहीं जीत सकी वो, इतना पुराना एक रिश्ता बात था। समझिए, ये एक अलग राज्यसभा और विधान परिषद, ये सब एक अलग मामला होता है, ये एक लंबी दूसरी बात है। वो तो पार्टी का निर्णय होता है कि पार्टी को क्या बेहतर लगता है, लेकिन पार्टी उनको हर बार टिकट देती रही है कि नहीं देती रही, सो बताइए। हाँ, पिछले क्या कभी किसी ने कहा आकर के कि भाई हाँ भाई लोकसभा छोड़ दीजिए, नहीं लड़ेंगे, आप राज्यसभा ही भेज दीजिएगा? भाई भेजा, उनको लोकसभा का टिकट दिया गया, विधानसभा में 2020 में जिसको कहा उसको टिकट दिया गया, तो रिश्ते खराब कब हुए? जिसको कहा गया विधानसभा का टिकट मिला। फिर अब राज्यसभा, विधान परिषद, ये तो नेता का मामला होता है कि पार्टी, चूँकि नेता को फुल इख्तियार होता है, वो उस परिवार के रिश्ते में किसी तरह कोई बात नहीं, कोई लोग भरम में हैं तो रहें। बात आई है नेताओं की, उनके छोड़ने की, तो आपके एक और पुराने साथी रहे हैं, आपकी पार्टी के पुराने नेता डॉक्टर अशफाक अहमद करीम, उन्होंने भी हाल ही में रिजाइन कर दिया और उन्होंने यही कहा वो वॉशिंग कि मशीन में मुसलमानों गए। की हकमारी की गई है। वॉशिंग मशीन में गए, वॉशिंग मशीन, अपने संपत्ति को अपने वॉशिंग मशीन में जाते हैं ना बचाने के लिए अपनी, वही गए। तो और जेडीयू कोई में गए, दूसरा कारण बीजेपी नहीं। में कहाँ गए? वही ना हुआ, अब इधर से छूइए या इधर से छूइए। आज वो किसके लिए वोट मांग रहे हैं? नरेंद्र मोदी को वोट पीएम बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं ना। बताइए किसको पीएम बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं? उसके लिए जो माइक पर कह रहा है कि हमको जिताइए तो हम संविधान बदलेंगे, और उसके बाद कचरा को साफ करेंगे, संविधान में कचरा है, कचरा किसको कह रहा है? एक आखिरी सवाल, तो वो गए हैं, आप लोगों और ने कोई कारण नहीं उनके जाने का, बस यही। और उनको ये सोचना, सुनिए, अशफाक करीम साहब एक दिन के भी पार्टी के मेंबर नहीं थे, फिर भी उनको राज्यसभा बनाया गया बुला करके। और फिर उनको ये देखना चाहिए था कि जिस पार्टी ने इनकी ज़िंदगी भर का सपना था राज्यसभा बनने का, उस सपना को पूरा किया किसने? राष्ट्रीय जनता दल ने। राष्ट्रीय जनता दल ने पूरा किया, और आपका एक टर्म पूरा हुआ, फिर आ रहा था, वक्त आता बनते पार्टी तो ये, वो कह रहे थे कि चूंकि हमको उनको कटिहार से वाशिंग- निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए कहा गया। अच्छा, गलत बात। इसका मतलब है कि वो चाह रहे थे तारिक अनवर का टिकट काट के उनको दे दिया जाए। तारिक अनवर का टिकट काट के उनको टिकट दिया जाता, तो यही मुस्लिम समाज के लोग कहते कि भाई बताइए तारिक साहब टिकट काट के ये कर दिया गया। आप ही लोग कहते कि ये जुल्म हुआ फलाना। भाई वहाँ भी तो मुसलमान है ना, तारिक साहब बहुत बड़े लीडर हैं, उनकी बड़ी खिदमत रही है। तो ये सब एक बहाना है, वॉशिंग मशीन असल निशाना है। 2024 के इलेक्शन में कितनी सीटों पर जीत मिल रही है आप लोगों को? हम तो कह रहे हैं कि बिहार में हम चौंकाने वाला रिजल्ट। नहीं, पूरे हिंदुस्तान का हिंदुस्तान में तो सरकार बदल रही है इंशाल्लाह। बदल रही है हाँ, सरकार। एकदम 100%। तो हमारे साथ थे कारी सुहैब साहब, जो लगातार आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं, मैदान में मौजूद है और आरजेडी के बड़े करीबी नेताओं में, और इस वक्त मुसलमानों का चेहरा माने जाते हैं आरजेडी में, जिनका कहना है कि 2024 में सरकार बदलेगी और आरजेडी भी 2004 का इतिहास दोहराएगी। आपको कैसे लगी हमारी बातचीत? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।